हरे कृष्णा। तो आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रीथिंकिंग डार्विनिज्म। तो इसकी क्या आवश्यकता है ना, इस सेमिनार की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विज्ञान के अंदर बहुत सारा प्रभाव डाला है ना, और बहुत फेमस हुए हैं। लेकिन आम व्यक्ति की सोच पर और आम व्यक्ति किस तरह से वो जीवन जीता है, उसकी सोच पर डार्विन ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत लोग जानते हैं और बहुत फेमस भी है, लेकिन एक आम व्यक्ति आइंस्टीन को जाने ना जाने उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डार्विन का जो वाद है उसकी वजह से आम व्यक्ति की जो सोच है, उसका जो रहन सहन है, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है ना। तो अभी रहन सहन, उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण डार्विन की वजह से चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जीवन के क्या मूल्य होना चाहिए, जीवन में क्या सही है, क्या गलत है ना, और क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सब परिभाषाएं जो हैं वो डार्विन के वाद को लोग जानने के बाद उसको पालन करने से बहुत अधिक चेंज आया है ना। हो सकता है टेक्निकल जो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे वो लोग नहीं जानते हैं है ना, बायोलॉजिकल बहुत सारी मैकेनिज़्म देखेंगे, हो सकता है साधारण लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म का जो परिणाम है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में पालन करते हैं, वो सब कर रहे हैं, उसको सब पालन कर रहे हैं है ना। बायोलॉजिकल टर्म्स पता नहीं होंगे उनको, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो निर्णय है, वो सब लोग पालन कर रहे होंगे है ना। और ये जो बुक है रीथिंकिंग डार्विन, वो इस तरह से है कि एक जिसका फील्ड भी नहीं है, बायोलॉजी का फील्ड नहीं है, वो भी उसको समझ सकता है, और जिसका ये फील्ड है या साइंस का फील्ड है, वो भी गहराई में जाके उसको, दोनों तरह के लोग समझ सकते हैं उसको। एक लेमैन भी समझ सकता है और एक साइंटिफिक फील्ड का व्यक्ति है वो भी समझ सकता है ना। तो एक प्रोफेसर है, हार्वर्ड प्रोफेसर अर्नस्ट मेयर, उन्होंने बताया है, नो बायोलॉजिस्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एंड मोर ड्रास्टिक मॉडिफिकेशंस ऑफ द एवरेज पर्सन वर्ल्ड व्यू देन चार्ल्स डार्विन है ना। तो व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसको ही पूरा डार्विन ने चेंज कर दिया है ना। जैसे और साइंटिस्ट के नाम ले सकते हैं, जैसे माइकल फैराडे है ना, तो लोग जानते होंगे है ना। प्लैंक है, उसको जानते होंगे, न्यूटन को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जानते हैं। लेकिन जाने ना जाने उससे व्यवहार में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डार्विन ऐसा है कि उसको लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन उसको पालन करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है ना। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि व्यवहारिक रूप से डार्विन ने हमारी समाज में कितना ज़्यादा डैमेज किया है ना, कितना ज़्यादा उससे खतरा पहुंचा। तो और ये जो पुस्तक है, इस्कॉन के एक भक्त हैं, उन्होंने ये लिखी है, ललिता नाथ प्रभु, और साथ में बहुत सारे प्रोमिनेंट वैज्ञानिक जिनको हम इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट बोलते हैं है ना। इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट मतलब ऐसे वैज्ञानिक जो इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकृति में कोई ना कोई एक इंटेलिजेंट ब्रेन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रकृति चल रही है, या प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक बुद्धिमान कुछ ब्रेन होना चाहिए। अभी वो व्यक्ति है नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई इंटेलिजेंस होना चाहिए है ना। तो इसमें डॉक्टर माइकल बीही और डॉक्टर डेम्स्की, डॉक्टर जोनाथन वेल्स, ऐसे कुछ प्रसिद्ध इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट हैं, उनके भी आर्टिकल्स इसमें शामिल किए गए है ना। तो हम पहुंचते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। डार्विन से पहले लोगों का मानना ऐसा था कि जो प्रकृति है इतनी ज़्यादा जटिल है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है
कि उसको एक साधारण प्रकृति के नियमों से नहीं समझा सकते, है ना। मतलब इतनी जटिलताएं हैं इस प्रकृति में, और प्रकृति के अलग अलग जीवों में इतनी जटिलताएं हैं कि वो केवल एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव बना है या साधारण प्रक्रिया के द्वारा कोई घटना चल रही है उसके द्वारा समझा नहीं सकते। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना ये था कि इसके पीछे कोई ना कोई एक डिवाइन प्लान होना चाहिए, है ना। एक दैवी शक्ति है, एक दैवी योजना है जिसकी वजह से ये प्रकृति चल रही है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे, है ना। कुछ लोगों ने शायद पढ़े हो या जाने, पता हो कि उसमें सबसे पहले किंगडम आता है ना। किंगडम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो धीरे धीरे ये एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन अधिकतर लोग क्या समझते थे कि जो भी प्रजातियां बनी हैं, जो भी घटना चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई दैवी योजना है, डिवाइन प्लान है ना। तो एक वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस, है ना। इसने टैक्सोनॉमी बताया था, है ना। टैक्सोनॉमी मतलब पूरा एनिमल किंगडम है या बर्ड्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, है ना। तो उसने बताया ये सबसे नीचे स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, फिर प्रजाति कुछ जीनस, उसके एक कॉमन प्लेस है जीनस, उसके ऊपर फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और किंगडम, है ना। जैसे हम देखें एनिमल किंगडम, है ना। तो एनिमल किंगडम है, उसमें एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो डिवाइड होता जाता है। तो अभी केवल शॉर्ट में समझने का यह है कि डार्विन से पहले जो भी वैज्ञानिक थे वो समझते थे कि जो भी स्पीसीज बनी है, जो भी वर्गीकरण हुआ है, उसके पीछे क्या है, एक दैवी योजना है ना। लेकिन जब डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश किया, है ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, तो वो बुक पब्लिश होने के बाद कोई भी वैज्ञानिक है, उसकी एकमात्र सोच ये थी कि जो भी प्रकृति में जीव बने हैं, है ना, वो केवल एक क्रमिक विकास के द्वारा बने हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, है ना। धीरे 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 क्रमिक विकास होता गया और आज इतना ज़्यादा पक्षी हैं और प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं और एम्फीबियंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़ बन गई धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा। और डार्विन के समय भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डार्विन को अपोज किया कि इतना सरल तरीके से कि कॉमन एंसेस्टर है, कोई हमारा पूर्वज है, उसके द्वारा बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ बनी है, वो संभव नहीं है। लेकिन जो भी साइंटिस्ट ने उस समय डार्विन को अपोज किया, उसका विरोध किया, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने ढक दिया या उसको साइंस की फील्ड से ही निकाल दिया कि ये रियल साइंटिस्ट नहीं है, या उसके जो एविडेंस थे, उसके जो प्रमाण थे, उसको ढक दिया गया, है ना। ये सही नहीं है। ऐसे एक प्रोफेसर थे लुइस एगेजिस, है ना। उन्होंने भी बहुत इस डार्विन का विरोध किया कि आपने जो प्रोसेस दी है वो सही नहीं है, है ना। इतने साधारण तरीके से जीवों का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन उसको साइंस ने क्या कर दिया, ढक दिया। साइंस वास्तव में प्रारंभ क्यों हुई थी, सर्च फॉर ट्रूथ, वास्तव में सत्य क्या है, साइंस इस तरह से स्टार्ट हुई। लेकिन जब साइंस के द्वारा ही दूसरे साइंटिस्ट ने प्रमाण देना चालू किया कि इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या इतने कॉम्प्लेक्स जीव अपने आप नहीं बन सकते हैं, तो साइंस ने उसको ढक दिया, है ना। वो क्यों ढका वो अलग विषय है। फिर इसमें एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रांसिसो आइला, है ना, जिन्होंने बताया है कि डार्विन्स ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट वॉज टू शो दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड फंक्शन इन लिविंग क्रिएचर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन, विदाउट हैविंग टू रिफर टू क्रिएटर और सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर। तो डार्विन का सबसे बड़ा
जो एकम्प्लिसमेंट, मतलब उसकी एकम्प्लिसमेंट को क्या बोलेंगे, हाँ, सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि ये है कि पूरे नेचर में जो जटिल जीव है, ये जटिल ऑर्गन है, अंग है, उसको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी इंटेलिजेंस से नहीं बना है, अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस से बना है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। प्रकृति ही अपने आप में चुनती है कि कौन प्रकृति में रहने योग्य है और कौन प्रकृति में रहने योग्य नहीं है। जो प्रकृति में रहने योग्य है उसको प्रकृति चुन लेती है, और जो प्रकृति में रहने योग्य नहीं है उसको प्रकृति खत्म कर देती है, एक्सटिंक्ट कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रकृति में रहने योग्य होते हैं वो बचे रह जाते हैं, और जो प्रकृति में रहने योग्य नहीं होते हैं वो एक दिन खत्म हो जाते हैं, और एक नई प्रजाति, नई स्पीसीज बन जाती है ना। फिर रिचर्ड डॉकिंस, उसने बोला डार्विन मेड इट पॉसिबल टू बी इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथिस्ट, है ना, कि जो नास्तिक बनना चाहते हैं वो कैसे इंटेलेक्चुअली बुद्धिमान से अपनी थ्योरी बनाकर उनको संतुष्ट भी रहेंगे कि हाँ ये प्रूफ है, और वो नास्तिक कहलाएंगे, वैज्ञानिक भी कहलाएंगे, और भगवान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये रिचर्ड डॉकिंस ने बोला। उसके बाद ये जब बुक पब्लिश हुई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो डार्विन ने भी बहुत सारे अपने तर्क रखे। डार्विन ने बताया कि जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, वो सब धीरे धीरे क्या हुई हैं, कई लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जब धीरे धीरे विकास होता गया, और ये जीव आज बन गया। पहले शुरुआत में बहुत प्रिमिटिव था, और धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। उसने बताया आई व्यू ऑल बीइंग्स नॉट एज स्पेशल क्रिएशंस बट एज द लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ सम फ्यू बीइंग्स which lived long before the first bed of Silurian system was deposited। ये Silurian system क्या है, जब पृथ्वी बनी तो मिट्टी जमा होती गई, अलग अलग लेयर जमा होती गई, तो ये Silurian system मतलब ये करीब 250 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 250 मिलियन साल पहले जब वो मिट्टी बन रही थी, जब अर्थ बन रही थी, उस समय कुछ प्रिमिटिव कोशिकाएं थी या प्रिमिटिव जीव थे, उनमें धीरे धीरे विकास होता गया, और आज जो हम वैरायटी देख रहे हैं, आज जो हम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं प्रकृति में, वो यहाँ तक पहुँची। तो डार्विन ऐसा सोचता था, उसने ऐसा माना। तो इससे क्या हुआ कि जब वो कोई प्रिमिटिव जीव है और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बना, तो शुरुआत से लेकर अंतिम तक कहीं भी बीच में कोई क्रिएटर नहीं आया, कोई भी क्रिएटर नहीं आया। तो डार्विन ने क्या किया, जो भगवान है या क्रिएटर हैं उनको पीछे धकेल दिया। अभी हमें सृष्टि कैसे बनी है, प्रकृति कैसी बनी है, उसके लिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, या कोई इंटेलिजेंट ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं। अभी भगवान क्या हो गए, पीछे चले गए, है ना। और साइंस ने इस तरह से इसको प्रूफ मान लिया, प्रूफ अभी तक आया नहीं था, कि अगर प्रकृति को समझाना है तो उसका एकमात्र तरीका है एवोल्यूशन। अभी क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन पुराना हो गया, अभी एवोल्यूशन आया। क्रिएशन आएगा तो क्रिएटर आएगा, और एवोल्यूशन आएगा मतलब प्रकृति आएगी। तो अभी जो क्रिएशन को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए, या ढक दिए गए, या साइंटिफिक कम्युनिटी से निकाल दिए गए, और एवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट जो वो अभी, या नेचुरलिस्ट भी बोल सकते हैं उनको, कि प्रकृति के द्वारा धीरे धीरे कैसे जीव और ऑर्गन्स बने। ठीक है, तो अब अगर भगवान को पिक्चर में हटा दिया या क्रिएशन को पिक्चर में हटा दिया, तो एक नया वाद आया जिसको बोलते हैं मटेरियलिज्म, है ना, और जो आजकल पूरी तरह से फैला हुआ। ये मटेरियलिज्म क्या है कि ये पूरी भौतिक प्रकृति है, या पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, एक क्लोज्ड
सेल्फ कंटेंट यूनिट्स हैं और इसमें आपको कुछ भी समझाना है, प्रकृति को समझाना है, जीव जंतुओं को समझाना है, ऑर्गन्स को समझाना है, हमारी फीलिंग्स को समझाना है, हमारे थॉट्स को समझाना है, हमारी चेतना को समझाना है, सब कुछ हम समझा सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम से हम हर चीज़ समझा सकते हैं, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, हर चीज़ हम अभी लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ केमिस्ट्री से समझा सकते हैं। हमें कोई भी भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं मटेरियलिज्म, और ये मटेरियलिज्म फैला हुआ है। इसीलिए हमें ये डार्विन को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि डार्विन की वजह से मटेरियलिज्म मतलब हर चीज़ क्या है, मैटर से बनी है, और मैटर ही अपने आप में धीरे धीरे इवोल्यूट करता जाता है, उसका विकास होता जाता है। और अभी जो ह्यूमंस हैं वो इवोल्यूशन की क्या है, पराकाष्ठा पहुंच गए। ह्यूमंस क्या है, सबसे वेल डेवलप्ड लिविंग बींग्स हैं, वो ह्यूमंस है ना। सब कुछ मैटर से है ना। अल्टीमेटली ना तो कोई क्रिएटर है, ना कोई सोल है, ना कोई रीइंकार्नेशन है, ना कोई सिन है, ना कोई पायस एक्टिविटी है ना। अल्टीमेटली सब किससे बने हैं, एक प्रकृति में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स ही आपस में विकास करते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटीज बनती जा रही हैं। तो इस तरह से ये मटेरियलिज्म फैल रहा है या नेचुरलिज्म फैल रहा है। फिर आगे क्या हुआ कि एक दूसरी कम्युनिटी आगे बन गई है ना। एक एवोल्यूशनिस्ट थे जो एवोल्यूशन को मानते थे, और एक दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी बनी जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी बताने में। तो इनमें आपस में क्या होगा, एक वो हो गया मुठभेड़, इन क्लैश होना चालू हो गया। एक बोल रहे हैं कि प्रकृति ने अपने आप ही सब कुछ बनाया है, और एक बोल रहे हैं नहीं, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट ब्रेन होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने किस तरह से बोला, ये उन्होंने प्रकृति को देखा, और प्रकृति में ऐसी चीज़ों को देखा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को देखा, ऐसे बहुत सारी बर्ड्स को देखा, ऐसी बहुत सारी फिश को देखा। तो उनमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा जिससे हम बता सकते हैं कि उनके अंदर ह्यूमंस के से ज़्यादा अच्छे गुण हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी देखने की जो दृष्टि है वो ह्यूमन से बहुत अच्छी है। तो अगर ह्यूमंस जो हैं इवोल्यूशन की सीढ़ी में सबसे ऊपर हैं, तो उस सीढ़ी में जो नीचे है एक पक्षी है, उसकी आँख इतनी डेवलप कैसे हो सकती है। जब हम बोल रहे हैं कि ह्यूमंस में जो सबसे वेल डेवलप्ड है, तो ह्यूमंस के जो ऑर्गन हैं उससे पहले जो पक्षी आए हैं वो इतने डेवलप कैसे हो सकते हैं, उनकी आँख ऐसे कैसे डेवलप हो सकती है। तो उसकी वजह से ये एक जैसे एक बहुत सारी फिश हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती हैं और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं, उसमें उनकी 3 या 4 जनरेशन चेंज हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता तय किया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल, वो उनको पता होता है ना। आज अगर हम एक बार भी भोपाल से कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो हमको रास्ता याद नहीं होगा, हम गूगल मैप यूज करेंगे, या वहाँ किलोमीटर लिखा होगा, या राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, सीधे जाओ, ये सब हमको, अगर यहाँ से भी हम 100 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं तो हमको रास्ता याद नहीं होगा। लेकिन वो जो मछली है जिनकी जनरेशन चेंज हो रही है, उनको नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल सारा पूरी जर्नी याद है, और वो भी एक मछली नहीं कर रही है, उसमें जनरेशन चेंज होने के बाद वो कर रही है। तो ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा उनका क्या ब्रेन है जो ह्यूमन से भी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर हम ह्यूमंस को सोच रहे हैं सबसे वेल डेवलप है, तो ये फिशेस हैं या पक्षी है, उनमें ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो ह्यूमन से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी आया। तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन क्या है, इंटेलिजेंस फ्रॉम वर्किंग ऑफ नेचर, कि प्रकृति में
प्रकृति की कार्य प्रणाली से ऐसा पता चलता है कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान, कुछ बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेलिजेंट डिजाइन इज द अटेम्प्ट बाय द साइंटिस्ट टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन व्हाट कुड हैव बीन कॉज्ड बाय नेचर वर्किंग अलोन एंड व्हाट कुड नॉट हैव एंड मस्ट देयरफॉर हैव बीन कॉज्ड बाय एन इंटेलिजेंट एजेंट। तो जो आईडी है, आईडी इंटेलिजेंट डिजाइन है, वो किस में डिफरेंशिएट करती है कि प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रमिक विकास के द्वारा बनी है और प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी इंटेलिजेंट ब्रेन के द्वारा बनी है ना। अभी इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है, एवोल्यूशन वॉर जिसको बोलते हैं, है ना। और वैज्ञानिकों ने तो ऐसा बोल दिया है कि जो भी इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरिस्ट हैं वो क्या है, वो बैड साइंटिस्ट है, ये बैड साइंस है। आप गूगल में सर्च करेंगे इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरिस्ट तो उसमें लिखा आएगा बैड साइंस। मतलब साइंस अगर रियली ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एविडेंस के आधार पे चलती है, प्रमाणों के आधार पे चलती है, तो फिर इंटेलिजेंट डिजाइन को हम बैड साइंस क्यों बोल रहे हैं या उनको हम बैड साइंटिस्ट क्यों बोल रहे हैं? जब उसमें भी प्रमाण है, उसमें भी ऑब्जर्वेशन है, उसमें भी थ्योरी है, उसमें भी प्रूफ है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, साइंस क्या है, बायस्ड है। बायस मतलब पक्षपात है। कहीं ना कहीं वो गॉड को या क्रिएटर को या इंटेलिजेंट ब्रेन को उसको निकालना चाहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोनों में आपस में जो झगड़ा चल रहा है, तो जो इवोल्यूशनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ये जो आईडी है, इंटेलिजेंट डिजाइन है, ये ढका हुआ धर्म है, वेल्ड रिलीजन है ना। क्योंकि रिलीजन में भी हम बात करते हैं कि ये गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो वास्तव में ये क्या है, इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरिस्ट क्या है, ये सब रिलीजनिस्ट हैं, ये ढके हुए रिलीजन है। तो आईडी वाले क्या बोलते हैं, अगर हम रिलीजनिस्ट हैं तो आप भी रिलीजनिस्ट हैं, आप एथिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे डेटास, हमारे एविडेंस भी जो साइंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल एक्सपेरिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटाज हैं और आपके भी उसी के अकॉर्डिंग डेटाज हैं। तो अगर हम रिलीजनिस्ट हैं तो आप भी उसी तरह से, आप भी रिलीजनिस्ट हैं, हमारे आप में कोई अंतर नहीं है अगर आप हमको इस तरह से बोल रहे हैं। तो अभी ये जानना जरूरी क्यों है कि इवोल्यूशनिस्ट या इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरिस्ट, ये जानने के लिए कि जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब इस चीज पे आधारित है कि हम क्या, जीवन किस आधार पे हम जी रहे हैं, कि सत्य क्या है और गलत क्या है ना, सही क्या है, गलत क्या इस जीवन का अंततः उद्देश्य क्या है ना, और जीवन में किन चीज़ों को हमको महत्वपूर्णता देना चाहिए और किन चीज़ों को महत्वपूर्णता नहीं देना चाहिए। तो ये इन सब प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे जब हम समझ जाएंगे कि पूरी सृष्टि जो है एवोल्यूशन से हुई है या क्रिएशन से हुई है ना, कोई क्रिएटर है या एवोल्यूशनिस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो अभी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि कोई व्यक्ति एवोल्यूशन के अलावा कोई दूसरी थ्योरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ना। जैसे एक ये है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन, है ना। फिर देयर आर नो अल्टरनेटिव टू इवोल्यूशन एज हिस्ट्री दैट कैन विथस्टैंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। मतलब ये तो प्रूफ है, एवोल्यूशन जो है वो कंक्लूजन है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ये इस्टेब्लिश एक फैक्ट है ना। तो ये जो पुस्तक है रीथिंकिंग डार्विन, उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी से बहुत सारे डेटाज लिए हैं और साथ साथ में कॉन्शियसनेस की स्टडी के बारे में बताया गया है और इंस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट को लेकर इस चीज़ को बताया जाएगा इम्पार्शियल होकर कि अल्टीमेटली ये जो हमारे प्रश्न हैं इनका उत्तर क्या है ना, जीवन में क्या सही है, क्या गलत है और
इस जीवन का पूरा आधार क्या है, इसके हमें उत्तर इस सेमिनार के अंत में जानने को मिलेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन समाप्त होता है ना। तो अभी हम चैप्टर 1 इसमें स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चैप्टर 1 क्या है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। तो सबसे पहले हम अभी किसी को प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 में। हाँ, अभी तक प्रश्न ये है कि डार्विन के पश्चात ह्यूमन फॉर्म के बाद क्या आता है। तो ऐसा बताया गया है कि ह्यूमंस और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं। उसमें बताया है कि धीरे धीरे उनकी जो ब्रेन की साइज़ है वो बढ़ती जाएगी, है ना, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, और जो बाल हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे बंदर के ऊपर पूरे बहुत ज़्यादा बाल थे, तो मनुष्य में भी कुछ बाल बचे हैं, तो धीरे उनके बाल भी कम होते जाएंगे। तो ह्यूमन और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, और ज़्यादा बुद्धिमान होता जाएगा। फिर ह्यूमंस और आगे सुपर ह्यूमन बनेगा, वो पता नहीं है, वो ऐसा कुछ बताया नहीं है ये। हाँ हाँ, यस, ऐसा कहा जा सकता है उनके अनुसार कि साइंटिस्ट हैं, उनकी बुद्धि क्षमता ज़्यादा है, उनका स्कल का साइज ज़्यादा होता है, और हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसा बताया है, और बाल कम होते जाएंगे। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज जो निकल रही है वो अब बंद हो गई है? नहीं, वो हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो निकली हुई है कि नहीं निकली है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। जी, लेकिन उसके बाद भी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने इसको बढ़ा करके दिखाया कि ऐसे इवोल्यूशन हुआ है और इस तरीके से हाँ, तो उन लोगों ने क्या ये चीज़ दिखाया कि सारे जीव कैसे कैसे आए हैं, कछुआ कैसे आया, हाँ, जेब्रा कैसे आया, हाँ, इतने सारे योनियां हैं, इतनी सारी जातियां हैं, ये सब कैसे कैसे आए हैं पूरा दिखाया। तो प्रश्न ये है कि जो डार्विन को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो हमारा जो कॉमन एंसेस्टर है उससे सारे जीव आए हैं, सब दिखाया कि नहीं दिखाया। उन्होंने ये दिखाया नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रकृति में ऐसे प्रमाण देखे हैं, उसके आधार पे वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने करके नहीं दिखाया। उन्होंने बहुत सारे जीव हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको तुलना किया, और तुलना करने के बाद उन्होंने लगाया सब में सब चीज़ कॉमन है। तो इससे हो सकता है कि पहले एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। इस तरह से उन्होंने स्पेकुलेशन किया। उन्होंने ना तो देखा है, लेबोरेटरी में किया है, स्पेकुलेशन किया, और उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट दिए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या क्या सपोर्ट दिए। जैसे कि डार्विन के अपोज में जो थे, हाँ, उसकी थ्योरी के अपोज में थे, तो उन्होंने भी साइंटिफिकली रीजन दिए होंगे। हाँ, तो फिर उनके क्यों नहीं माने गए? हाँ, वही है ना, क्योंकि एक नॉलेज फिल्ट्रेशन है, एक हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में फ़िल्टर लगा दिया कि जिस भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि क्रिएटर है या इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, उसको निकाल ही देना है, उस साइंटिस्ट को भी निकाल देना, उस थ्योरी को भी निकाल देना। क्योंकि जैसे ही हमारे टेक्स्ट बुक में क्रिएटर आएंगे, भगवान आएंगे, तो उनके लॉज भी आएंगे, उनके लॉज भी आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हमारे जो वैज्ञानिक अभी भगवान बन के बैठे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये बाइज्ड है। एक्चुअली रियल साइंस नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो नॉलेज फिल्ट्रेशन लगा के पढ़ रहे हैं। हम ऐसी चीज़ ही पढ़ रहे हैं जिसमें कोई क्रिएटर या डिज़ाइनर ना आए, है ना। इसीलिए वो चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना, 4 तरह की त्रुटियां होती हैं मनुष्य में। तो जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है वो साइंटिफिक कम्युनिटी में भर भर के हो, वो दिखाने नहीं चाहते। ऐसे प्रूफ भी मिल गए, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको नाम दे दिया बैड साइंस, बैड साइंटिस्ट, मतलब वो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। तो जो डार्विन है उसने जो ये आइडिया लिया नेचुरल सिलेक्शन कि प्रकृति जो है ऐसे अच्छे गुणवान लोगों को सिलेक्ट करती है और जो कम गुणवान लोग हैं उनको रिजेक्ट कर देती है, ये आइडिया कुछ डार्विन ने चालू नहीं किया, उससे पहले भी कुछ वैज्ञानिक आए थे। जैसे डार्विन के ग्रैंडफादर थे एरेमस डार्विन, उन्होंने भी ये बताया था। और इसके बाद एक लेमार्क था, लेमार्क साइंटिस्ट, उसने भी इस तरह से बताया कि जो स्पीसीज होती हैं, जातियाँ होती हैं, वो स्टेबल नहीं होती, वो परिवर्तित होती रहती हैं। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में जाती रहती है ना। कोई भी स्पीसीज स्टेबल नहीं है, वो परिवर्तित होती रहती है। लेकिन कोई भी उसको थ्योरी में चेंज नहीं कर पा रहा था कि कैसे स्पीसीज एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज होती है, उसको कॉन्सेप्शलाइज नहीं कर पा रहा था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डार्विन ने उसका कॉन्सेप्ट बताया, है ना। तो जब उसके अंदर ये विचार आया कि नेचुरल सिलेक्शन, उससे पहले जो डार्विन है बाइबल को मतलब वर्ड बाय वर्ड मानता था कि जो बाइबल है वो सही है। और बाइबल में बताया गया है कि 6 दिन के अंदर जो गॉड है उन्होंने सृष्टि किया, और ये जो सृष्टि हुई है वो कुछ हजारों साल पहले ही हुई है ना, कुछ हजारों साल पहले, और 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की गई है ना। तो डार्विन बता रहा है, आई डिड नॉट देन इन द लीस्ट डाउट द स्ट्रिक्ट एंड लिटरल ट्रूथ ऑफ एवरी वर्ड इन द बाइबल, है ना। तो बाइबल को शब्द सा उसको फॉलो करता था, है ना। तो लेकिन डार्विन का जो दृष्टिकोण है वो समय के साथ बदला, है ना। तो 1831 में डार्विन एक जहाज से उसने यात्रा की, है ना। जिस जहाज का नाम था HMS बीगल, ये भी फेमस जहाज है, बीगल कहते हैं। तो डार्विन क्या है, इस जहाज पे सवार हुआ, और उस जहाज पर ऐसे और लोग भी व्यक्ति थे जो प्रकृति का अध्ययन करना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली जो प्रकृति में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं वो कैसे बनी, है ना। तो डार्विन जो था ब्रिटेन से वो जहाज़ चला और अलग अलग रास्ते से होते हुए साउथ अमेरिका पहुंचा। और साउथ अमेरिका में भी एक जगह है जिसका नाम है गैलापागोस आइसलैंड्स, गैलापागोस द्वीप। ये पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर ये गैलापागोस द्वीप है। वहाँ पर वो HMS बीगल पहुँचा और डार्विन वहाँ पर उतरा, है ना। और उसकी जो पूरी यात्रा थी ये कितने 6 साल की थी, 1831 से 1836 तक। तो जब उसने प्रकृति को देखा, अलग अलग चीज़ों को देखा और फिर बाइबल में देखा, तो उसको फिट नहीं हो पाया, उसको समझ में नहीं आया कि बाइबल में जो डिस्क्रिप्शन है और मैं यहाँ पर आइसलैंड पे जो देख रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में तो क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। बाइबल में क्या बताया था कि कुछ हजारों साल पहले ही सृष्टि प्रारंभ हुई, करेक्ट, कुछ हजारों साल पहले ही पृथ्वी बनना चालू हुई। लेकिन डार्विन ने वो गैलापागोस द्वीप पर देखा और वो वहाँ की जो पृथ्वी को देखा, तो उससे पता चला कि ये जो पृथ्वी है ये तो बहुत लाखों सालों से ये बन रही है, लाखों सालों से ये क्या है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे सॉइल बनती जा रही है ना। तो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स लाइल्स, जिसने एक बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ये बहुत फेमस बुक है, और इस प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में उसने बताया है कि अर्थ में जितनी भी लेयर बनी है वो क्या है, बहुत सारे करोड़ों वर्षों से धीरे धीरे लेयर बनी है। तो डार्विन ने देखा कि बाइबल में लिखा है कि कुछ हजारों साल पहले बना है, लेकिन ये जो द्वीप है जहाँ मैं आया हूँ उसकी जो अर्थ सॉइल है उसको मैंने स्टडी किया, वो लाखों सालों से बन रही है। तो उसको फेथ आया कि ये जो चार्ल्स लायल है जिसने अपनी बुक में लिखा है और ये जो गैलापागोस द्वीप है वो उसकी जो मेरी स्टडी है वो सेम है। तो उसको एक फेथ आया कि सृष्टि जो है, ये जो पूरी पृथ्वी बनी है वो बहुत कई करोड़ों कई लाखों जन्मों पहले बनी है।
अभी वो कैसे बनी है वो उसको अभी तक समझ में नहीं आया, है ना। फिर आगे क्या हुआ कि डार्विन ने देखा, कुछ पक्षियों को देखा जिसको बोलते हैं डार्विन्स फिंचेस, है ना। उन्होंने देखा कि बहुत सारे पक्षी हैं, करीब 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। किसी की जो चोंच है वो सॉफ्ट चीज़ों को तोड़ सकती है, किसी की चोंच है वो पेड़ को भी तोड़ सकती है, शाखा को भी तोड़ सकती है। कोई पक्षी है गर्मी सर्दी दोनों में रह सकते हैं, कुछ पक्षी हैं केवल सर्दियों में रह सकते हैं। किसी की ईटिंग हैबिट्स अलग है, किसी की ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, किसी की साइज अलग अलग है। तो उसने सोचा, डार्विन ने, अभी वहाँ से उसका स्पेकुलेशन लगाना चालू हुआ। उसने क्या सोचा कि अगर सारी प्रजातियाँ अलग अलग बनी हैं, है ना, इफ़ स्पीसीज हैज़ बीन क्रिएटेड सेपरेटली, अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग टाइम पे बनी हैं, 6 दिन में बनी है, पहले दिन ही बना है, दूसरे दिन ही बना है, तो जो भगवान है उन्होंने एक ही स्पीसीज में इतना सारा वेरिएशन क्यों कर दिया, इतनी सारी विविधताएं क्यों लाई हैं। एक स्पीसीज है, दूसरी स्पीसीज है, तीसरी स्पीसीज, लेकिन एक ही स्पीसीज के अंदर इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है कि 200 तरह के पक्षी हैं, उसमें ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और सीजनल हैबिट्स, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है ना। तो उसके अंदर ये बीज गया कि वास्तव में ये जो अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग विविधता हैं, ये प्रकृति ने जनरेट की है, समय के साथ धीरे धीरे जनरेट हुई है ना। फिर वो बताता है, तो 1936 में उसकी वो यात्रा पूरी हो गई HMS बीगल की, और उसने एक पेपर लिखा और उसमें पेपर में बताया कि जो शुरुआत में धारणा थी कि स्पीसीज फिक्स हैं, प्रजातियां फिक्स हैं, अभी वो प्रजातियां फिक्स नहीं हैं, वो प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है ना। जैसे चोंच का साइज चेंज हो रहा है, उसके जो पंख हैं उसका कलर चेंज हो रहा है, उसकी हैबिट चेंज हो रही है, पक्षियों का साइज चेंज हो रहा है। तो उसने सोचा कि प्रकृति के द्वारा स्पीसीज में वेरिएशन आते हैं। तो 2 वर्ड आप याद रखिए, एक वेरिएशन और एक स्पीसीज। वेरिएशन और स्पीसीज, वेरिएशन मतलब विविधता और स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर प्रजाति जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन। जैसे सिंपल उदाहरण, ह्यूमन क्या है, स्पीसीज है, वेरिएशन है, स्पीसीज। ह्यूमंस में क्या वेरिएशन होते हैं, जैसे कोई अफ्रीका में है, ठीक है, एक वाइट स्किन है, एक ब्लैक स्किन है, एक ग्रे स्किन है, तो ये क्या है, वेरिएशन। हाइट, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये वेरिएशन है। तो ह्यूमन क्या है, स्पीसीज है। और कोई अफ्रीकन है, कोई नीग्रो है ना, कोई मंगोलियन है, छोटी आंख वाले हैं, चाइनीज़ हैं, तो ये सब क्या है, वेरिएशन, है ना। तो चाहे हम चाइनीज़ हो या अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो या इंडियन हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन स्पीसीज, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन। समझ में आया। ऐसी डार्विन ने पक्षियाँ देखा, तो पक्षी में बहुत सारे वेरिएशन थे, तो उसने ये निर्णय निकाला कि ये जो वेरिएशन है जब बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, तो एक समय क्या आता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाती है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं कि मनुष्य है, उनमें आपस में रिप्रोडक्शन होगा, अमेरिकन है, यूरोपियन है, इंडियन है, नीग्रो है, चाइनीज़ है, तो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो एक समय ह्यूमन किसी दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाएंगे। ऐसा डार्विन कहना चाह रहा है ना। डार्विन ने क्या बोला, एट लास्ट ग्लीम्स ऑफ लाइट हैव कम, है ना। अंततः क्या हुआ, एक प्रकाश आया और मैं कन्विंस हो गया हूँ कि जो स्पीसीज हैं आर नॉट इम्यूटेबल। स्पीसीज स्टेबल नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, स्पीसीज समय के साथ चेंज, परिवर्तित होती रहती
ठीक है। फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्फ्रेड रसल वेलेस। अल्फ्रेड रसल वेलेस, वो भी इस थ्योरी पे काम कर रहा था बहुत समय से, कि कैसे वेरिएशन बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाती है। तो ये अल्फ्रेड रसल वेलेस ने अपनी जो रिसर्च पेपर था वो डार्विन को भेजा, और उसने बताया, उसमें वो मलेरिया था उसको, और उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में मिलकर इस पेपर को पब्लिश करते हैं, है ना। तो डार्विन ने देखा कि जो यंग है, मुझसे उम्र में कम है, और उसने ही मेरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया है, थ्योरी निकाली है, तो कहीं मेरा नाम कम ना हो जाए, है ना, क्योंकि ये भी कंपटीशन होता है कि किसका नाम, नेम फेम सबकी इच्छा है ना। तो जो वेलेस था और डार्विन था, उसमें टेक्निकल डिफरेंस क्या था कि वेलेस ने जो मुख्य उसका कंट्रीब्यूशन था वो था नेचुरल सिलेक्शन, कि प्रकृति कैसे चुनती है, और डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन था वो था यूनिकनेस ऑफ स्पीसीज, कैसे एक स्पीसीज में अपने गुण होते हैं और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाती है। तो दोनों ने अपना साथ में पेपर पब्लिश किया 1 जुलाई 1858 में, 1858 में। तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल बर्थ ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना। ये ऑफिशियल बर्थ ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उस समय संसार में ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफिशियली पब्लिश हुई, है ना। लेकिन जब वो पब्लिश हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। उसके 1 साल के पश्चात 1859 में डार्विन ने एक बुक लिखा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और वो बुक एक ही रात में बेस्ट सेलर हो गई, और उसके बाद जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें केवल डार्विन का ही नाम रह गया, अल्फ्रेड रसल वेलेस पिक्चर से निकल गया, जबकि दोनों ने मिलकर ये इस थ्योरी को बनाया था, है ना। तो अभी ये थ्योरी है क्या, हमने सुना तो है, तो ये हिस्ट्री था, और कैसे 1859 में डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की। तो इसमें आप 3 चीज़ें याद रखिए, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और कॉमन एंसेस्टर। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तब नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो वेरिएशन मतलब एक स्पीसीज में बहुत सारी वैरायटीज, इसको बोलते हैं वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो वेरिएशन टॉलरेट करने के लिए अच्छा है, प्रकृति में रह सकते हैं, उसको सिलेक्ट करना, है ना। और जो प्रकृति के साथ सहन नहीं कर सकता है उसको धीरे धीरे खत्म कर देना, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और कॉमन एंसेस्टर मतलब एक कॉमन एंसेस्टर था, वो धीरे धीरे उसमें चेंज आते गए, और जो प्रकृति के इसके साथ कोप अप कर सकता है वो रहा, और बाकी सब छूट गए। तो हम देख सकते हैं जैसे वेरिएशन है, तो ये अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकृति की क्या है, तितलियां हैं, इसको बोलते हैं क्या है, वेरिएशन, ठीक है। जैसे ये डार्विन फिंचेस दिखाई है ना? ये जो फिंचेस हैं, इसमें देखिए लिखा है फ्रूट ईटर्स, और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो दिखाया है सीड ईटर्स, है ना। बीच में इंसेक्ट ईटर्स, तो फ्रूट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से सीड, तो ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अभी आप देखिए, ये चूहे हैं, दिख रहे हैं, ये काले रंग के चूहे हैं और ये सफ़ेद रंग के चूहे हैं, ठीक है। अभी सफ़ेद रंग के चूहे जो हैं उनको पकड़ना, उनको खाना आसान है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, काले रंग के चूहों की संख्या स्टेबल रही और सफ़ेद रंग की चूहों की संख्या घटती गई, और समय के साथ क्या हुआ, केवल काले रंग के चूहे ही बचे और सफ़ेद रंग के चूहे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसमें नेचर सिलेक्ट करेगा।
यहाँ पर पक्षियों की जो चोंच है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसमें नेचर सेलेक्ट करेगा। लेकिन चूहे के केस में क्या है, केवल 2 वेरिएशन है, एक काला चूहा है और एक सफ़ेद चूहा। तो जो प्रकृति में रहने के लिए सहन कर पाएगा उसको प्रकृति चुन लेगी, वो है नेचुरल सिलेक्शन। और अल्टीमेटली क्या बचेंगे, ऐसे ही लोग बचेंगे, ऐसे ही प्रजाति बचेगी जो प्रकृति के साथ चल सकती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। ये क्या है, ये बारहसिंगा है ना। तो अभी आप देखिए, कुछ ब्राउन कलर के हैं, डार्क ब्राउन है और कुछ लाइट ब्राउन है, देख रहे हैं सबसे लेफ्ट में। ठीक है, इनमें वेरिएशन आया तो 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक डार्क ब्राउन एक लाइट ब्राउन। तो जो डार्क ब्राउन है वो प्रकृति के साथ रह पाई, और जो लाइट ब्राउन है धीरे धीरे खत्म हो रही है, देख रहे हैं। और अंततः क्या हुआ, अधिकतर मात्रा में कौन बचे, डार्क ब्राउन, है ना। तो नेचर सिलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो अभी डार्विन की जो वाद है उसको कुछ शब्दों में अगर रखते हैं तो डार्विन ने बताया कि प्रत्येक प्रजाति में कुछ विशेष साइज, क्षमता, रंग, पैटर्न होता है। उसमें से कुछ एडवांटेजियस होते हैं, कुछ नॉन एडवांटेजियस होते हैं। जो एडवांटेजियस होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, जो नॉन एडवांटेजियस होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं, और कुछ समय के बाद केवल एडवांटेजियस वाले ही बचते हैं, है ना। और डार्विन ने बोला अगर ये नेचुरल सिलेक्शन को हम कई करोड़ों वर्षों तक ले जाएं, कई लाखों वर्षों तक ले जाएं, तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे पक्षी है, जैसे मेढक है, तो मेढक में नेचुरल सिलेक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक दिन मेढक किसमें बन जाएगा, पक्षी में बन जाएगा। और पक्षी धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो वो डायनासोर में बदल जाएंगे। फिर डायनासोर धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, हाथ पैर आएंगे तो बंदर आएंगे, और बंदर से धीरे 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 डेवलप होता जाएगा तो ह्यूमंस आएंगे। तो डार्विन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है, उसका जो क्रक्स है वो क्या है, उसने ये स्पेकुलेट किया कि जो वेरिएशन है वो इतने बढ़ते जाएंगे इतने बढ़ते जाएंगे इतने बढ़ते जाएंगे कि एक दिन एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज होती जाएगी। ये डार्विन का क्रक्स है कि जो वेरिएशन है इतने बढ़ गए कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो गई। ठीक है, अभी यहां तक हुआ। और डार्विन खुद एक ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग, है ना। जैसे बहुत सारे पशुओं का रिप्रोडक्शन करवाना, तो डार्विन भी बहुत एक्सपर्ट ब्रीडर था, तो वो कुत्तों का ब्रीडिंग करवाता था। तो उसने इसमें बताया ग्रेट डेन से लेके पॉडल्स, मतलब सबसे एकदम खूंखार कुत्ते से लेकर एकदम पालतू कुत्ता, उसकी अलग अलग साइज, उसकी अलग अलग हैबिट्स, उसके अलग अलग बाल, उसके अलग अलग कलर, हर तरह के कुत्ते उसने बनाए, एकदम हैवी से लेकर एकदम लाइट तक, है ना। और उसने बताया कि अगर एक मनुष्य एनिमल्स में ब्रीडिंग करा के इतना चेंज ला सकता है कि एक एकदम खूंखार कुत्ते से लेकर एक पेट डॉग तक, तो नेचर कई लाखों सालों में बहुत सारा चेंज ला सकती है। उसकी वजह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाएगी। इस तरह से डार्विन ने बताया, है ना, कि ह्यूमन इतना चेंज ला रहा है तो नेचर तो और बड़ा चेंज लाएगी, कई सालों में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। ठीक है, ओके। लेकिन डार्विन ने जो बताया वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, आज इसको कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज आ गया न्यू डार्विनिज्म। अब ये डार्विन का जो थ्योरी है पूरा हो गया, उसके प्रमाण है वो अगले स्टेज में हम देखेंगे। अभी जो ओल्ड डार्विनिज्म है उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना।
क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक स्पीसीज में जो भी वैरायटीज़ होती हैं वो केवल उस जन्म तक ही रहती हैं, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। उसका अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। तो अभी न्यू डार्विनिज्म है। न्यू डार्विनिज्म, इसको आप याद रखिएगा। न्यू डार्विनिज्म और डार्विनिज्म में क्या कॉमन प्लेटफॉर्म है कि दोनों मानते हैं कॉमन एंसेस्टर है और दोनों मानते हैं कि नेचर सिलेक्ट करती है। लेकिन जो ओल्ड डार्विनिज्म है वो मानता है कि नेचर किसको सिलेक्ट करती है? एडवांटेजियस वेरिएशन को। लेकिन न्यू डार्विनिज्म में किसको सिलेक्ट किया जाता है? जिसमें म्यूटेशन होता है। अब इसको आप याद रखिएगा, ये कल हम डिस्कस करेंगे। न्यू डार्विनिज्म, म्यूटेशन मतलब जो हमारे जीन्स होते हैं, जो डीएनए आरएनए है, उसमें जो चेंज होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है ना, कुछ लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है ना, जहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं उनमें आरबीसी कुछ इस तरह से चेंज हो जाती हैं कि उनको अभी मलेरिया होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो न्यू डार्विनिज्म क्या है? जो वेरिएशन हो रहा है वो जीन्स में हो रहा है। और ओल्ड डार्विनिज्म क्या है? वेरिएशन जो हो रहा है वो ग्रॉस रूप से हो रहा है। ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट्स, नेचर, इन्वायरमेंट। तो ये न्यू और ओल्ड में डिफरेंस आया। वो डिफरेंस क्यों आया वो अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं वैराइटीज और स्पीसीज। तो स्पीसीज किसे बोलते हैं? किसको हम बोलेंगे ये स्पीसीज है? ये ह्यूमन स्पीसीज है, ये डॉग स्पीसीज है, ये बर्ड स्पीसीज है। किसको हम बोलते हैं एक जाति? क्या एक टाइप ऐसे ह्यूमन है तो उनमें ये ऐसे ऐसे पार्ट होंगे, उनकी ये जो दिखने का ऐसा होगा तो वो एक अलग स्पीसीज हो जाएगी। नहीं, तो केवल दिखने से हम पता लगा लेंगे कि वो स्पीसीज है। ऑर्गन्स और बॉडी नहीं, जैसे गधा है और घोड़ी है, उसका रिप्रोडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? खच्चर बनता है। लेकिन खच्चर कोई स्पीसीज नहीं है ना। और ऐसी घोड़ा और जो गधी है उसका रिप्रोडक्शन कराते हैं तो क्या बनती है? उसका नाम भूल गया, हिंद। वो भी ऐसे माल वाहक, वो बहुत सारे वो होते हैं ना, ले जाते हैं लोडिंग करने के लिए। तो और कोई बताना चाहेगा स्पीसीज मतलब क्या होता है? किसको हम प्रजाति बोलेंगे? जब दो सेम जाति, मतलब दो सेम जाति जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेम जब उसकी संतति फर्टाइल स्पीशीज बनती है तो उसको जब एक मेल एक फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसकी जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, उसकी जो प्रजाति बनती है, वो भी आगे जनरेशन को बढ़ा सके, तब हम बोलते हैं कि ये मेल और फीमेल एक ही प्रजाति के हैं। जैसे जब गधा को घोड़ी को मिलाया गया तो खच्चर बना, लेकिन खच्चर आगे खच्चर नहीं बना सकता, वो रुक गया वहाँ पर। तो इसीलिए जो घोड़ा है और गधा है वो सेम स्पीसीज नहीं है, वो अलग अलग स्पीसीज है। समझ में आया? स्पीसीज कब कहेंगे? जब मेल और फीमेल मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग भी आगे चल के और संतति बना सकती, तब हम बोलेंगे कि ये मेल और ये फीमेल एक ही स्पीसीज के हैं। सिंपल, मान लीजिए अमेरिकन लड़का है और इंडियन लड़की है, वो आपस में मेटिंग करते हैं और कोई लड़का बनता है या कोई लड़की पैदा होती है, तो वो लड़का और लड़की आगे चलकर और लड़के लड़की पैदा कर सकती है। तो हम बोलेंगे कि अमेरिकन लड़का और इंडियन लड़की एक ही स्पीसीज है, दोनों ह्यूमंस हैं, है ना। जब वो जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ती जाए तब वो एक ही स्पीसीज कहलाती है। समझ में आया? किसी को डाउट? नहीं, वो आगे जो संतति बनी है वो भी रिप्रोडक्शन कर सके, वो भी फर्टाइल हो, तब वो डेफिनेशन पूरी होती। तो जो आगे आए हैं, हाँ, जो रिजल्ट है वो आगे
हाँ नहीं करता, क्योंकि उनके पास पार्ट नहीं होता क्या, किस कारण से? नहीं उनमें रिप्रोडक्शन एबिलिटीज़ नहीं होती, खच्चर पैदा ही नहीं करेगा कुछ। खच्चर पैदा नहीं करेगा कुछ, वो तो ब्लाइंड एंड हो गया। खच्चर बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन खच्चर खच्चर मिलके खच्चर नहीं बना सकते। हाँ यस, वो डेड एंड हो जाता है, वो मेटिंग नहीं कर सकते वो। यस ठीक है। तो स्पीसीज की डेफिनेशन है, जैसे स्पीसीज मतलब क्या हुआ, जैसे ह्यूमन स्पीसीज, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीसीज। ठीक है। और वैराइटीज़ मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग कुत्ते हैं। ठीक है। तो ये स्पीसीज हैं, ये वैराइटीज़। स्पीसीज मतलब ये हमने देख लिया, फॉर सेक्सुअली reproducing organism require that members of same species can mate and create fertile offspring. और varieties मतलब varieties unlike species don't have strong demarcation between them, that is they cross breed freely and produce fertile offspring, है ना। तो जैसे उसको बोलते हैं रेस, जैसे इंडियन रेस है, अमेरिकन रेस है, अफ्रीकन रेस है ना, लेकिन है ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम आते हैं, तो डार्विन ने हमने सेंट्रल पॉइंट क्या देखा कि वैराइटीज़ इतनी बढ़ती जाती हैं कि वो दूसरी स्पीसीज बन जाती है। ठीक है। तो डार्विन ने ब्रीडिंग करना चालू किया, है ना। डार्विन ने ब्रीडिंग तो दो तरह से ब्रीडिंग किया, एक मतलब खुद ब्रीडिंग करवाया, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन, है ना। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कुत्ते लिए और उनका ब्रीडिंग करवाया और अलग अलग वैरायटी के कुत्ते बने। ठीक है। और एक होता है वेरिएशन अंडर नेचर, कि नेचर ही अपने आप में ब्रीडिंग करा रही है। जैसे हम कभी देखते हैं ना कि विवाह हुआ, है ना, तो विवाह में मान लीजिए जापान की स्त्री है और लड़का है इंडिया का, तो जो बच्चा बनेगा उसमें दोनों गुण होंगे, लेकिन स्पीसीज तो वो क्या लाएगी, ह्यूमन, चाहे वो जापानी हो या इंडियन हो या बच्चा जो बना। करेक्ट। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट उठा रहे हैं जो इस बुक में, कि डार्विन ने जब ब्रीडिंग कराया बहुत सारे कुत्तों की, तो ऐसा नहीं हुआ कुत्ते से बिल्ली बन गई, कुत्ते कुत्ते ही रहे, बहुत बड़े साइज से लेकर बहुत छोटे तक, अलग अलग कलर से लेकर बहुत सारे कलर, उनकी हैबिट्स अलग अलग हुई, लेकिन कुत्ते कुत्ते ही रहे, कुत्ते बिल्ली में चेंज नहीं हुए। तो जो आप बोल रहे हैं कि वेरिएशन इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब एक फिक्स बाउंड्री है, उस बाउंड्री में शुरुआत है लास्ट, तो ये गुण वाला कुत्ता हो सकता है और ये गुण वाला हो सकता है और इसके बीच वाले हो सकते हैं, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर कोई स्पीसीज होगी ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जैसे ये क्या है, बेरीज है, अलग अलग बेर है। तो एक अमेरिकन बॉटनिस्ट एंड प्लांट ब्रीडर लूथर बर्नांक, उसने बताया कि उसने अलग अलग तरह की बेरीज बनाई, एकदम छोटी साइज से लेकर 1/2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक, है ना, आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक की सारी वैरायटी, सारी कलर, सारे टेस्ट, सब कुछ बना दी। लेकिन बेरीज किसी दूसरे प्लांट में चेंज हो जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर और हुआ, गेहूं पर प्रयोग किए गए, है ना। तो गेहूं में जो शुगर कंटेंट था, तो जैसे ये गेहूं है अलग अलग तरह के, ये 8 तरह के गेहूं हैं, है ना। किसी में दाना बड़ा है, किसी में दाना छोटा है, किसी में दाना जो उसका क्या बोलते हैं ऊपर, हस्क,
किसी का हस्क बड़ा है, किसी का छोटा है, तो गेहूं में भी बहुत सारी ब्रीडिंग कराई गई, लेकिन गेहूं गेहूं रहा। उसकी जो कंटेंट था 6 से 17% हो गया शुगर कंटेंट, लेकिन गेहूं चावल में चेंज नहीं हुआ, या गेहूं ज्वार में चेंज नहीं हुआ, है ना। तो वेरिएशन चेंज हुआ, लेकिन गेहूं दूसरे में चेंज नहीं हुआ, है ना। तो डार्विन का जो कहना था कि वेरिएशन स्पीसीज में चेंज हो जाता है, वो प्रैक्टिकली तो लैब में नहीं दिखा। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, अभी तक वो प्रैक्टिकली लैब में नहीं दिखा, ठीक है। तो डार्विन की जो एक सोचना था वो किसी प्रमाण पे आधारित नहीं था कि वेरिएशन स्पीसीज में चेंज हो जाता है, जस्ट एक विशफुल थिंकिंग थी उसकी, है ना। तो हमने ये 3 उदाहरण देखे, डॉग का देखा, ठीक है, फिर ये बेरीज का देखा और गेहूं का देखा, ठीक है। अब एक आज का लास्ट टॉपिक क्या है, पानजेनेसिस, जिसको बोलते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, है ना। वंशानुगत बोलते हैं ना, एक वंश से दूसरे वंश में। तो अभी समझने वाली बात क्या है, डार्विन ने क्या बोला, वेरिएशन चेंज होंगे और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका तोड़ निकाल दिया कि एक बाउंड्री है, 1 से लेके 100 के बीच में वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन 1 वाला माइनस में नहीं जा सकता, 100 वाला 150 में नहीं जा सकता, या 101 में नहीं जा सकता। तो उसने बताया, डार्विन ने, कि जब हम जीवन जीते हैं तो उस समय हम किसी अंग को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, किसी अंग को कम उपयोग कर रहे हैं। जैसे उसने एक फेमस उदाहरण ये बताया, है ना, कि जिराफ है, अपनी गर्दन को बहुत उपयोग कर रहा है। जैसे पहले घास नीचे थी, तो जिराफ जो थे वो नीचे की घास खाते रहते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे घास ख़त्म हो गई और पेड़ की साइज बढ़ गई, तो उसने गर्द ऐसे खींच के खाना चालू किया, और धीरे धीरे पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अभी वो जो गला है उसको वो खींचता गया, और एक समय कैसा हुआ कि छोटी गर्दन वाले जिराफ ख़त्म हो गए और बड़ी गर्दन वाले जिराफ बचे, ठीक है। लेकिन एक जगह लेक्चर में बताते हैं कि जिराफ ही रहे ना, रहे तो जिराफ ही, अगर लॉजिक देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या बताता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताता है। अब एक शब्द आया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो योग्य है वो रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताता। एक है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एक है अराइवल ऑफ फिटेस्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन बताएगा कौन जीवित रह सकता है, कौन अच्छा आएगा वो नहीं बता सकता, है ना। और डार्विन ने बताया कि इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे चेंज होते हैं, और हमारी जो अलग तरह की हैबिट्स होती हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है ना, जिसका हम उदाहरण अभी देखते हैं। जैसे कई हैं जो उदाहरण इसमें बता रहे हैं, कई लोग बहुत जिम जाते हैं, है ना, तो जिम जाएंगे तो उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत डेवलप होंगी, है ना, स्टील जैसी हो जाएंगी। तो उससे ऐसा नहीं होगा कि पिताजी जिम जाते थे, फिर बेटा जिम जाता है, फिर उनका बेटा जिम जाता है, तो जब बेटे का बेटा जन्म होगा तो वो मसल्स लेके पैदा होगा, उसको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसने जो हैबिट डेवलप किया इस जन्म में, वो उसकी मृत्यु के साथ खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि उसकी मसल्स जो बनी उसका गुण आगे ट्रांसफ़र हुआ, है ना। ऐसी एक कल्चर है जिसमें बताया जाता है कि स्त्रियां जो हैं बालियां पहनती हैं, है ना, अपने कानों में छेद कराती हैं, उनके कान बढ़ जाते हैं या होठ को भी बड़ा करती हैं। लेकिन जब उनकी संतान पैदा होती है तो नॉर्मल कान होते हैं, ऐसा नहीं छेद के साथ कान वाला पैदा होता है, या होठ पहले ही से बड़े हैं, है ना। वो अपने, और ये कई जनरेशन से चला आ रहा है, कान को छेद करवाना और होठ बढ़वाना। लेकिन जब उनकी संततियां पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो नॉर्मल एक होठ होते हैं या नॉर्मल कान होते हैं, उस तरह से पैदा होते हैं, है ना। और
और दूसरा बताया कि जो सर्दियों के स्थान में रहते हैं, तो सर्दियों के स्थान में क्या होता है कि उनमें फैट जमा हो जाती है ना, फैट लेयर जमा हो जाती है। लेकिन उनके जब बच्चे होते हैं उनमें फैट लेयर नहीं होती, या शरीर में कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो जो बच्चे होंगे उस सर्दी के कारण जो एडेप्टेशन आया वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एक तो वेरिएशन ख़त्म हो गया, और जो हमने जैसे मान लीजिए किसी ने हाइट बहुत बढ़ाया, है ना, पाइप पे लटक लटक के हाइट बढ़ाया, फिर अगले जन्म में उनका बच्चा पैदा हुआ, उसने भी हाइट बहुत बढ़ाई, फिर उसके बच्चे ने भी हाइट बहुत बढ़ाई। तो ऐसा नहीं कि उसका जो बच्चे का बच्चा होगा वो लंबा हाइट वाला ही पैदा हो, क्योंकि वो जो गुण है हाइट बढ़ाने वाले वो उसके शरीर के साथ खत्म हो गए। लेकिन डार्विन ने क्या बोला कि ये जो गुण है, हाइट बढ़ाना है, या जिराफ की गर्दन बढ़ना है ना, या स्त्रियों के जो कान में जो बाली है वो गुण डेवलप होना है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ओवम और एग सेल्स, उसमें चेंज आता है। तो ओवम और एग सेल में चेंज आता है, उसकी वजह से जो गुण है वो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। लेकिन इसका कोई प्रूफ आज तक नहीं है, ये केवल एक स्पेकुलेशन था। क्योंकि ओवम में और एग सेल में अगर चेंज होगा तो वो आगे जाएगी। अगर ओवम में और स्पर्म सेल में कोई चेंज नहीं है, तो अगर आप बहुत मोटे पैदा हुए हो तो ज़रूरी नहीं है कि तो बच्चा वो मोटा ही होगा, ये अच्छी मसल्स वाला भी होगा, जब तक उसकी स्पर्म सेल या एग सेल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो उसके फिर हाँ एक उदाहरण और बताया कि जैसे दूध, जो गाय है, तो गाय से हम दूध लेते हैं तो उसके जो थन है, अगर ज़्यादा दूध लेंगे तो थन उसके बहुत विकसित हो जाते हैं। लेकिन जब वो बछड़ा होगा या बछड़ी होगी तो ऐसा नहीं कि उसके जो थन होंगे पहले से विकसित होंगे, वो तो उपयोग किया है, उपयोग करने की वजह से विकसित हो गए हैं, और आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में वो ऐसा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा और बचा है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल, ये बहुत फेमस है, मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये आप देख रहे हैं, टॉल एंड शॉर्ट देख रहे हैं, मेंडल एक्चुअल रिजल्ट। एक इसने मटर के ऊपर किए थे। तो मटर के कुछ पौधे हैं जो बहुत लंबे हैं और मटर के कुछ पौधे हैं वो छोटे। उसने हाइब्रिड किया, सारे टॉल आए, उसके बाद कुछ छोटे, कुछ ज़्यादातर टॉल आए और कुछ शॉर्ट आए। लेकिन मटर मटर ही रही, मटर और किसी में चेंज नहीं हुई। और उसने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स, कि मटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लीजिए मटर में शुगर है 10%, तो 10 से 20 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है। मटर की साइज 1 इंच से लेकर 10 इंच तक हो सकती है, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। इसीलिए जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट बताते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स, वो आज भी जो जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स है, उसमें बहुत फेमस है कि एक स्पीसीज में हम उसकी कंसंट्रेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसके जो बेस एलिमेंट्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो वंशानुगत का नियम है, वो मेंडल से आया है। फिर ये दूसरे देखिए, ये 2 तरह के फूल हैं, एक पर्पल है और एक वाइट है। तो वाइट और पर्पल को हाइब्रिड कराया तो सारे पर्पल आए, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादातर पर्पल आए और वाइट आए, है ना। देखिए P जनरेशन, F1 जनरेशन और F1, देखिए इसमें 705 जो पौधे हैं पर्पल हैं और 222 वाइट। तो पर्पल और वाइट को मिलाने से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा रहेगा और जो कम स्ट्रॉन्ग होगा वो कम रहेगा, लेकिन वो रहेंगे उसी रेंज में, पर्पल से वाइट के बीच में। पर्पल रेड में नहीं होगा और वाइट ब्लैक में नहीं होगा, उतना ही रहेगा, है ना। जिसका उन्होंने उदाहरण बताया, जैसे ताश के पत्ते हैं, ताश के बहुत पत्ते हैं। कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52। तभी जो 52 पत्ते हैं उसको आगे पीछे कर करके बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि
कुछ ऐसा पत्ता आ जाएगा जो उस 52 में था ही नहीं। जो डार्विन ने बोला 52 में आप बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन, लेकिन ऐसा कभी पत्ता नहीं आएगा जो उस 52 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसा कोई नया पत्ता नहीं आएगा, है ना। तो डार्विन ने ऐसा बोला था कि जो हमारे जो गुण हैं अगली जनरेशन में जाते हैं, उसमें क्या होता है, वो हमारे उसको बोलते हैं जेन्म्यूल्स। जेन्म्यूल्स मतलब जर्मिनेटिंग सेल्स, जो गुणों को आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती हैं। लेकिन ये जेन्म्यूल्स आज तक कभी पता नहीं लगे हैं ऐसे बॉडी में होते हैं कि नहीं होते हैं। जेन्म्यूल्स मतलब ऐसा मान लीजिए जैसे जिराफ है, तो एक जिराफ ने गर्दन आगे बड़ी की, तो जो जिराफ ने जो गर्दन बड़ी की उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जेन्म्यूल्स में चली गई, और वो जेन्म्यूल्स अगले उसके पुत्र में चलेगा, फिर उसके पुत्र में चलेगा, है ना, जिससे आगे चल के बड़ी जिराफ वाले पैदा हुए। लेकिन जेन्म्यूल्स हैं यही प्रूफ नहीं है ना। तो यहाँ हम आज समाप्त करते हैं, और तो आज की जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखा कि जो डार्विन है क्रिश्चियन फेथ थी उसकी, लेकिन जब वो गया गैलापागोस द्वीप पहुंचा तो उसने देखी कि एक ही स्पीसीज में इतनी सारी वैरायटी है, तो भगवान इस तरह से तो नहीं बनाएंगे। और उसने देखा कि वहाँ जो पृथ्वी की लेयर्स थी वो बहुत लाखों करोड़ों साल पुरानी थी, जबकि बाइबल में बताया है कुछ हज़ार साल पहले। तो उसका जो डाउट है वो उसका जो संशय है वो थ्योरी में चेंज हो गया कि वैरायटी बढ़ती जाती है और स्पीसीज में चेंज हो जाती है। फिर डार्विन थ्योरी क्या है, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचर एडवांटेजेस ट्रेट्स को सिलेक्ट करता है और डिसएडवांटेजेस ट्रेट्स को एक्सटिंक्ट कर देता है, और ये सब कहाँ से होता है, कॉमन एंसेस्टर से होता है। फिर हमने स्पीसीज और वैरायटी देखा। स्पीसीज मतलब मेल फीमेल मैटिंग करते हैं और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनती है जो आगे जनरेशन को बढ़ा सकती है। और वैरायटी मतलब एक ही स्पीसीज में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी। फिर हमने देखा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पानजेनेसिस। तो डार्विन ने सोचा कि वो जो अलग अलग इस जीवन में हमारे जो गुण डेवलप हुए हैं वो अगली जनरेशन में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने मेंडल ने आके बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स, है ना। तो ये हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का थोड़ा टेक्निकल था और बायोलॉजी से रिलेटेड था, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो हम कल देखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या अलग अलग परिणाम हैं। तो अभी किसी कोई प्रश्न है? यस। बार बार ये सुनने को मिला कि नेचर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, नेचर इज सेलेक्टिंग। इससे कुछ ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज सेलेक्टिंग बियॉन्ड, हमसे बियॉन्ड ऐसी चीज है प्रकृति सेलेक्ट कर रही है। तो इससे नहीं प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसी है यस जो सेलेक्ट कर रही है। यस, कहीं भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा हैफाजत तो नहीं होगा अपन अपने आप किसी को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर प्रकृति भी कहीं सिलेक्ट कर रही है तो कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट बीइंग या कुछ होना चाहिए जो उस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना सृष्टि कैसे चल रही है, बोले अपने आप चल रही है, प्रकृति चला रही है। लेकिन प्रकृति कौन चला रहा है? ऐसे संसार में कोई भी सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम बता दीजिए इस प्रकृति को छोड़कर जो अपने आप ही काम कर रहा है। एक सिस्टम बता दीजिए, या ह्यूमंस ने कुछ बनाया हो अपने आप ही काम कर रहा है, ऐसा एक भी सिस्टम नहीं है। तो प्रकृति भी सिलेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो है एक्चुअली, वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन जब आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। जो डार्विन ने बोला कि बहुत सारे कुत्ते बना दिए उसने ब्रीडिंग करके, तो उसमें दिखाया कि कुत्ते बहुत सारे हैं लेकिन दूसरी स्पीसीज में नहीं बदले हो। हाँ, दूसरी स्पीसीज में। लेकिन बहुत समय में जब ये सब चीज़ होता रहेगा तो धीरे धीरे करके एक नया स्पीसीज बन जाएगा और वो नया स्पीसीज फिर वो चेंज हो जाएगा और फिर वो कर देगा। लेकिन खच्चर वाला उदाहरण भी वैज्ञानिक ही कर रहे हैं।
वो दिखा रहे हैं कि गधा नहीं, तो नेचर में होता है, मतलब ये तो नेचर में होता है, ऐसा नहीं वैज्ञानिक ही करते हैं उस चीज़ को, अच्छा ये तो नेचर में भी होता है। आप कभी तीर्थ उसमें जाएंगे जब, तो खच्चर पे वो ईंट रखते हैं, खच्चर पे बैठ के ऊपर जाते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं, वो तो नेचर में ही ऐसा होता है। हाँ, और नेचर में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो आपस में मैट करती हैं, लेकिन अगली जो बनती है वो आगे नहीं बढ़ा पाती, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, सेम स्पीसीज नहीं है। घोड़ा गधी के साथ ऐसे हाँ, यस, नेचर में होता है ऐसा। इस वैज्ञानिक नहीं ना वैज्ञानिक नहीं कराते। तो इससे अगर नेचुरल भी हो रहा है, हाँ, तो इससे भी ये पॉइंट वैलिड होता है कि घोड़ा गधी के साथ उसने बच्चा पैदा किया, हाँ, तो जो बच्चा आया वो तो उसने स्पीसीज को रोक दिया। हाँ, वहाँ रुक गया वो, अब आगे बढ़ेगा ही आगे बढ़ेगा नहीं। तो डार्विन बोल रहा है कि धीरे धीरे करके इस तरीके से ब्रीडिंग होगा तो ऐसी ऐसी स्पीसीज आ जाएंगी और पीछे वाली खत्म हो जाएंगी। हाँ। यहाँ पे वो दिख रहा है कि वो तो आगे बढ़ाने के लिए ही सक्षम नहीं है, तो इस तरह हाँ, वो डेड एंड हो गया, वो डेड एंड आ जाएगा। हाँ। तो इससे भी तो वो जो और दूसरा जो आप बोल रहे हैं, जिस अधिकतर लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम तो केवल कुछ साल का देख पा रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए ह्यूमंस का कुछ साल का देखा या जिराफ का कुछ साल का, लेकिन लाखों करोड़ों में जाएंगे तो बहुत सारी जनरेशन चेंज होती है, तो बहुत सारी जनरेशन में ऐसा हो सकता है कि नई स्पीसीज आ जाए, तो उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट किए गए ना, बेरीज के ऊपर किया गया, मटर के ऊपर किया गया, तो मटर की बहुत सारी जनरेशन चेंज हुई, हजारों लाखों जनरेशन चेंज हुई, लेकिन मटर ही रही। तो जब एक सिंपल मटर चेंज नहीं हो पाई, तो आप ह्यूमंस को कैसे बोल सकते हैं कि जो बंदर है वो लाखों जनरेशन में मनुष्य बन जाएंगे। एक जो बेरी है, छोटी सा बेर है, वो 1/2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक ही चेंज हो सकता है कई जनरेशन में, लेकिन बेर ही रहेगा और किसी में चेंज नहीं होगा। तो जो एक अधिकतर लोगों के मन में रहता है कि हम तो केवल 60 साल ही ऑब्जर्व कर पाए या 40 साल ही ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन बाकी जो स्पीसीज हैं उसमें हमने जनरेशन तो बहुत सारी देख ली ना। मनुष्य में डबलिंग टाइम कितना है? 30 साल, 40 साल, लेकिन बैक्टीरिया में या एक मटर में डबलिंग टाइम तो बहुत कुछ दिन का होता है, मतलब कुछ महीने में ही मटर डबल हो जाएंगे, साल में तो ट्रिपल बहुत सारी हो जाएंगी, और कई साल में तो और ज़्यादा गुना हो जाएंगे। तो हमने तो बहुत सारी जनरेशन देख ली ना, तो वहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ, जो कि बहुत सिंपल था। तो आप कॉम्प्लेक्स में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सारे जनरेशन में चेंज हो जाएगा? वो भी आगे हम देखेंगे उसको। तो वो ये चीज़ तो डार्विन की थ्योरी को फेल करती है इस जगह में। कौन से? कि वो बोल रहे हैं कि अगर वेरिएशंस होते हैं, हाँ। एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में नहीं बदलते, हाँ। लेकिन फिर वो एवोल्यूशन की कंडीशन में आ रहा है, वो बोल रहे हैं बंदर से इंसान में। हाँ। तो यहाँ वेरिएशन हुआ और स्पीसीज चेंज हो गए, पहले बंदर थे अब ह्यूमन हो गए। हाँ। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं? अभी इसी जगह पे उन्होंने बोला है, किस जगह पे? कराया, कुत्तों में ब्रीड कराया, डॉग्स में ब्रीड कराया, और कहा कि हम जब ब्रीड कराते हैं तो वो डॉग ही रहेंगे, नहीं, वो तो ये स्पीसीज चेंज नहीं होगी। हाँ, स्पीसीज चेंज नहीं होगी, डॉग ही। डार्विन ने नहीं बोला है, ये तो जो राइटर हैं बुक के वो बता रहे हैं, लीफ ए जेनसन, वो डार्विन को रिफ्यूट कर रहे हैं ना, कि डार्विन ने इतने सारे ब्रीडिंग किया लेकिन रहा तो वही ना, वो डार्विन थोड़ी बोल रहा है। डार्विन ने तो ब्रीडिंग कराया, डार्विन एज्यूम कर रहा है कि एक दिन बिल्ली से कुत्ता बन जाएगा, कुत्ते से शेर बन जाएगा, और फिर पुनर्मुसिका भवा, वो डार्विन ही चूहा बन जाएगा, वो डार्विन नहीं बोल रहा है। ये जो ब्रीडिंग जो हो रहा है, हाँ डार्विन ने ब्रीडिंग कराया, हाँ, ये तो मतलब इसको क्या वैज्ञानिक ऐसा कह सकते हैं कि इसको हमने किया है, मतलब फैसिलिटेट किया है उसको। कि हमने बनाया, देखो पहले इस तरह के कुत्ते नहीं थे, हाँ हमने हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने बनाया है, ये वो बोल सकते हैं या बस मतलब ओरिजिनल तो उनका नहीं है, उन्होंने किसी जीवित से लेके उसको मिक्स किया। जैसे मान लीजिए इंडिया में जो गन्ने का साइज़ है वो 10 मीटर है, और अमेरिका में गन्ने का साइज़ 1 मीटर है, उन्होंने दोनों को मिला के 6 या 7 मीटर का गन्ना बना दिया। तो लिया तो किसी जीवित से ही लिया ना, तो उसमें वो चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन गन्ने को आम में चेंज नहीं कर सकते, या गन्ने को और किसी में चेंज नहीं कर सकते। उसका साइज़ है, उसका शुगर कंटेंट है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं बस। मतलब नेचर में तो वो ऑलरेडी हो रहा है, हाँ। उसको वो भी है
हाँ, वो इसमें ये आया था ना, देखिए ये हमने चर्चा किया था, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन, वेरिएशन अंडर नेचर। तो डोमेस्टिकेशन में खुद कर रहे हैं और नेचर खुद कर रही है ये। तो इससे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर जब खुद कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कर रहा है और उसमें वेरिएशन ला रहा है, तो मतलब व्यक्ति की आवश्यकता है। तो अगर नेचर में अगर वेरिएशन ला रहे हैं तो नेचर के पीछे भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। जो ये जो वेरिएशंस करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि शीप को ब्रीड कराया, हाँ और कुछ ऐसा शीप बनाया, हाँ जो बताते हैं क्लोनिंग और ये सब, हाँ और ब्रीडिंग करके बनाया। इसमें भी बहुत सारे एब्नॉर्मैलिटीज भी देखी जाती हैं। यस, जैसे डॉली भेड़ जो बनाई थी तो ब्रीडिंग करके बनाया, उसको कैंसर हो गया, और वो ऐसा नहीं कि जनरेशन को आगे बढ़ा पाई, उसमें बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज़ रहती हैं। वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं बताते। टेक्स्ट बुक में इतने बताते हैं कि 2 को मिलाया, ब्रीडिंग कराया और नया बना दिया। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।